हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान अध्ययन की सीरीज में अपनी कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति चल रही है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। और पीछे के वीडियो में हम जोधपुर का राठौड़ वंश और जैसे गोहिल वंश ये हम पढ़ चुके हैं। पीछे के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक का अध्ययन करेंगे। बीकानेर का राठौड़ वंश, इसमें अपना पहला शासक है राव बिक्का। इनका शासनकाल 1465 से 1504 ईस्वी है। बिक्का मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। बिक्का कौन था? मारवाड़ के जो शासक थे राव जोधा, इनका ये पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जंगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नई राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। किनको? राव बिक्का को। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जंगल प्रदेश को राव बिक्का व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। भाटी, चौहान, खिंचियो, कामियाखानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। तो बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 ईस्वी में। किसने की थी? राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना की थी। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव बिक्का ने ही करवाया था। अगला शासक है अपना राव लूणकर्ण। 1505 से 1526 ईस्वी इनका शासनकाल है। राव लूणकर्ण राव बिक्का का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। नागौर का शासक कौन था? मोहम्मद खां को किसने हराया? राव लूणकर्ण ने हराया था। ये 1526 ईस्वी में ठोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। ठोसी का युद्ध किन किन के बीच में था? राव लूणकर्ण व नारनौल के नवाब अबी मीरा के बीच हुआ था। इसमें राव लूणकर्ण युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कब? 1526 ईस्वी में। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। कौन से ग्रंथ में? बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। करमचंद वसोत कीर्तन काव्य नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकर्ण सर झील का निर्माता भी इसे ही स्वीकार किया गया है। अगला शासक है अपना राव जेत सिंह। इनका शासनकाल 1526 से 1541 ईस्वी है। जेत सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कौन थे? कामरान यानी हुमायूं का भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में किया है। कौन से युद्ध का? जो मतलब मुगल शासक कामरान था, हुमायूं का भाई, और जेत सिंह के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरो छंद में किया है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपनी मंत्री नागराज को शेरशाह की सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा। मंत्री का क्या नाम था? नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था। मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 ईस्वी में साहेबा या पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जेत सिंह मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला शासक है अपना राव कल्याणमल। इनका शासनकाल 1541 से 1574 ईस्वी है। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक तो राय सिंह था और एक पृथ्वी सिंह। तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर राठौड़ वंश का कौन शासक था? कल्याणमल था। कल्याणमल ने ही मुगल शासक अकबर की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वहीं दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था, जिसने बेली किस्मस रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की। बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज ने की थी।
अगला शासक है अपना राव राय सिंह। ये 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराज धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। बीकानेर का शासक राय सिंह कब बना? 1574 ईस्वी में। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज धीराज की उपाधि इसने धारण की थी। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किले के दरवाजे पर जयमल व पत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक परिस्थिति लिखवाई जिसे राय सिंह परिस्थिति कहा जाता है। कौन सी परिस्थिति लिखवाई इसने? राय सिंह परिस्थिति लिखवाई थी। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा जिसे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण कहा है। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। किसने संज्ञा दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने इसे कहा था। अगला शासक अपना राव कर्ण सिंह। इनका शासनकाल 1631 से 1668 ईस्वी है। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसने नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 1644 में हुआ, जो मतीरी की राड़ के नाम से जाना जाता है। मतीरी की राड़ नामक युद्ध कब हुआ था? 1642 से 1644 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बीकानेर का शासक कर्ण सिंह था और नागौर का शासक अमर सिंह था। इनके दोनों के बीच में 1642 से 1644 ईस्वी में मतीरी की राड़ नामक युद्ध हुआ। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासन बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुकस्ती में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया। कर्ण सिंह ने साहित्यिक कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। अगला है अपना शाकंभरी का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। शाकंभरी के चौहान वंश का अध्ययन करेंगे हमें। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावली और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। तो शाकंभरी के चौहान वंश कौन थे? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सूर्यवंशी थे और अंचलेश्वर मंदिर लेख में से चंद्रवंशीय माना गया है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मंदिरों के लेख इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा शाकंभरी का चौहान वंश है वो ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान का आदि पुरुष था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान एवं गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। किनके सामंत थे? गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गोवक प्रथम ने गुज्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। तो चौहान शाकंभरी के चौहान है वो पहले किसके सामंत थे? गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। किसके? गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इसके बाद एक गोवक प्रथम शासक हुआ चौहानों का। इन्होंने गुज्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को वो मुक्त करवाया। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाकपति राज चौहान का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मुद्राज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ यानी शत्रु संहारक मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोका था। अगला शासक है अपना अजयराज। इनका शासनकाल 1105 से 1133 ईस्वी में। अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजमेर यानी अजयमेरू नगर बसाया था। अजमेर की स्थापना कब हुई? 1133 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? अजयराज ने की थी। तथा चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, जो अजय प्रिय द्रव्य कहलाए। कुछ विद्वानों पर उसकी रानी कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम अंकित मिलता है। इनकी रानी का क्या नाम था? सोमलवती।
इनकी कुछ मुद्राएं थी जो तांबा और चांदी की थी, उन पर इनकी रानी का नाम भी खुदा हुआ था। अजयराज शैव मतावली होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने के अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। अगला शासक है अर्णोराज। इनका शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी है। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से ये परास्त हुआ था। इसने अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो अजमेर में जो अन्ना सागर झील है, इनका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज शैव था, किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खरतकच के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे। तो अर्णोराज के समय विद्वान कौन कौन थे? देवबोध और धर्मघोष नामक दो विद्वान इनके दरबार में रहते थे, जिनको उसने सम्मानित किया। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से उसने कुछ मान हानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर तथा मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। अगला शासक अपना विग्रहराज चतुर्थ। इनका शासनकाल था 1158 से 1163 ईस्वी। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर सबसे पहले किस चौहान वंश के शासक ने शासन किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने सबसे पहले तोमरों को पराजित किया और उनको पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। कवि बांधव की उपाधि किसे दी जाती है? विग्रहराज चतुर्थ को दी जाती है। और किसने दी थी? जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नामक नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर वहाँ बिसलपुर जिले बनवाई। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य और संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु हुई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि उस उपाधि को धारण करने की किसी भी में भी क्षमता नहीं रही थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों से में ही नहीं वरना विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है। हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहोर ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और बहुभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का समय सपादलक्ष का स्वर्णकाल था। अगला शासक है अपना पृथ्वीराज तृतीय। 1177 से 1192 ईस्वी इनका शासनकाल था। शंकंबरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। कितनी वर्ष की आयु में शासक बना था ये? 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के बंडानकों को परास्त किया। बंडानकों को परास्त कब किया था? 1182 ईस्वी में इसने सर्वप्रथम परास्त किया। इसी वर्ष इन्होंने महबूबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव को पराजित किया, जिसे प्रसिद्ध वीर अल्लाउद्दल इनके सैनिक थे। परमर्दिदेव के लड़ते हुए मारे गए। तो परमर्दिदेव के साथ पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध कब हुआ था? 1182 ईस्वी में हुआ था। और परमर्दिदेव के प्रसिद्ध सेनानी कौन कौन थे? एक तो अल्लाह और उदल, दो प्रसिद्ध सेनापति थे जो इनके साथ पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया। त्राइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में गौरी को उसने पराजित किया। कब? 1191 ईस्वी में। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच में? पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की पराजय हुआ था। मगर 1192 ईस्वी में त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ था। युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। तो पृथ्वीराज तृतीय 1192 ईस्वी में त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से परास्त हुआ था, जिसने चौहान राज्य का पतन हुआ। भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। भारत में सबसे पहले तुर्की शासन की नींव कब पड़ी थी? 1192 ईस्वी में त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद पड़ी थी, क्योंकि
पृथ्वीराज तृतीय था, उनको मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक। पृथ्वीराज विजय नामक लेखक कौन था? रचयिता कौन था? जयानक था। और पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? चंद बरदाई। उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। स्वयंवरता स्वयंवर कथा। स्वयंवरता स्वयंवर कथा। कनौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री स्वयंवरता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। तो स्वयंवरता कौन थी? स्वयंवरता थी कनौज के शासक जयचंद की पुत्री थी, जिससे पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया तथा इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। स्वयंवरता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे। तो स्वयंवरता कौन थी? कनौज के शासक जयचंद की पुत्री थी। और दोनों पृथ्वीराज तृतीय और स्वयंवरता दोनों आपस में मन से मतलब प्रेम कर रहे चाहते थे। अतः स्वयंवरता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी हुई थी, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसने द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने स्वयंवरता को वहां से अपने साथ लेकर पहुंच गया। पृथ्वीराज ने स्वयंवरता से विवाह कर लिया। कहाँ पहुंच गया? अजमेर में पहुंचकर पृथ्वीराज ने स्वयंवरता से विवाह किया। इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई। स्वयंवरता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पित मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, अमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तारीखों में इस घटना का वर्णन मिलता है, किंतु अब्बुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि मीर महाकाव्य तथा रबाब मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन मिलने में सारी घटनाओं को काल्पनिक मान लिया जाए, ये उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और यह वह सत्य है, वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। C.V. वेद एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार स्वयंवरता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा के समय के साथ साथ उतार चढ़ाव, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान वंश, इस वंश के प्रतापी शासक रणथंभौर के चौहान वंश पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अब हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको हमारे प्रोफाइल की बायो में मिल जाएगी, आप या डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और PDF टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। प्रत्येक PDF को आप देख रहे हो हाईलाइट करके ही डाला गया है, तो आप अपने हिसाब से PDF को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।